अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉपिक 4.3 को देखेंगे। टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास किस तरह से लॉन्ग पिक किया जा सकता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। इफ़ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W=F.D। अगर कोई बॉडी वर्क करवाए बाय अ फोर्स, किसी भी फोर्स की मदद से, इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं। सपोज कर लें कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो ये घर से स्कूल जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये हो सकता है, इस तरह से एक ये भी पाथ कंसिडर किया जा सकता है। एक सेंटर वाला भी कोई पाथ हो सकता है। तो आप इस रास्ते से जाएं, नीचे वाले रास्ते से जाएं, या इस जिगजैग पाथ से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, तो आपके पास सेम ही वैल्यू आती है, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। हमारे पास -mgh, -mgh और -mgh आती है। आप कह लें वर्क डन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 आता है, इधर भी 4 आएगा और इधर भी 4 आएगा, यानी वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। सब पाथ्स के अंदर आपका वर्क डन, उसकी वैल्यू सेम आती है। एक ये डेफिनेशन होगी। या दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। एक क्लोज्ड पाथ, अब क्लोज्ड पाथ जो है वो आपके पास एक सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, एक स्क्वायर पाथ भी हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर या किसी और भी किस्म का पाथ हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि पाथ हमारे पास क्लोज होना चाहिए। क्लोज पाथ में वर्क डन आपके पास 0 के इक्वल होता है। कैसे कि आप यहाँ से जो वर्क, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो वर्क करते हैं और फिर इसमें करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती हैं। एक के साथ पॉजिटिव का साइन होता है, एक के साथ नेगेटिव का। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली वैल्यू को ख़त्म कर देता है, आपके पास आंसर 0 आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आपके पास +4 आए तो यहाँ -4 आएगा। आप +4 -4 करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इस केस में वर्क डन इन अ क्लोज पाथ 0 हो जाएगा। तो ये दो डेफिनेशंस कंजर्वेटिव फोर्स की, आप इसमें से कोई से भी कर सकते हैं। कोशिश करें दोनों ही कर लें। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है पेपर के अंदर कि डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स, शो वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यानी कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है। और कभी क्वेश्चन ये आता है डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स, शो दैट द वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। उसके लिए वो कैलकुलेशंस होंगी हम जो बी पार्ट के लिए करेंगे। और कभी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट एंड नॉट ऑन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो उसमें फिर हम इन दोनों को प्रूव करेंगे। इस तरह से इसमें शॉर्ट भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जिस तरह एक मैग्नेट होता है तो मैग्नेट की एक स्पेसिफिक फील्ड होती है। अगर आप उस स्पेसिफिक फील्ड से बाहर जाएं तो मैग्नेट किसी भी चीज़ पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। इस तरह हर चीज़ की मैग्नेट की फील्ड होगी तो उसे मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ग्रेविटी की फील्ड होगी तो हम उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास अर्थ है, अर्थ की भी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, उससे ज़्यादा बाहर जाएंगे तो वो उस पर फोर्स नहीं लगा सकती। इस तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी भी एक स्पेसिफिक फील्ड होती है। उस फील्ड से बाहर उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो कम हो जाती है। तो इस तरह जो अर्थ की फील्ड है, उस फील्ड के अंदर अंदर अर्थ जो दूसरी बॉडीज़ के ऊपर फोर्स लगा सकती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। हम जौन सा भी पाथ फॉलो करेंगे उसमें हमारे पास वर्क डन की वैल्यू सेम ही आएंगी। इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यही होता है। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बुक। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ MCQs है पेज नंबर 72 पे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसके बारे में बताना है
कि अर्थ के गिर्द एक ऐसी स्पेस जिसमें वो दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। और यहाँ से एक और MCQ ये पिक किया जा सकता है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वर्क हमारे पास नेगेटिव होगा। तो ये 3 MCQ इसमें से आप करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, दे आर अगेंस्ट ऑफ ईच अदर, देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। स्टूडेंट्स सपोज करें कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के 3 रास्ते हैं। एक, आप इस पॉइंट पे जाएं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी का। ए डी तक जाएं, फिर डी बी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, जिसको हम पाथ ए कहते हैं या पाथ 1 कहते हैं। एक ये है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाएं और फिर पॉइंट सी से बी तक, जिसको हम पाथ 2 कहते हैं। और एक रास्ता ये है कि आप इस करली पाथ के थ्रू ए से बी तक पहुंच सकते हैं, जिसको हम पाथ 3 कहते हैं। और अब हम इन तीनों पाथ से वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे और तीनों पाथ्स का वर्क डन सेम आएगा, तो हम कहेंगे द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। यहाँ पे कोई मास m का ऑब्जेक्ट है जिसको कांस्टेंट स्पीड के साथ रिप्लेस करवाया गया है फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी अलॉन्ग द वेरियस पाथ। एक पाथ 1 है, एक पाथ 2 है और एक पाथ 3 है। अब अगर हम पाथ 1 के थ्रू कैलकुलेट करेंगे और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम अलॉन्ग पाथ 1 कर रहे हैं, तो इसका नाम है हमारे पास ए डी और बी। वर्क डन अलॉन्ग पाथ ए डी बी इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एक ए डी और दूसरा डी बी। ए डी प्लस वर्क डन अलॉन्ग डी बी। हम दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करके जब ऐड करवाएंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा अलॉन्ग दिस पाथ। अब वर्क डन का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, और F हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg। तो हम F की जगह डायरेक्टली mg लगा सकते हैं, और D हमारे पास किसके इक्वल है, H के इक्वल, तो हम यहाँ पर H लगा सकते हैं। और क्योंकि वर्क डन एक डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ हमेशा हम कॉस थीटा लगाते हैं। तो जहाँ वर्क डन होगा वहाँ हम ये रिप्लेसमेंट्स करवाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे mgh कॉस थीटा प्लस mgh कॉस थीटा। अब थीटा हमारे पास यहाँ क्या है, इसके लिए स्टूडेंट्स ये देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगती है, यानी जो mg है वो नीचे की तरफ है। अब मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में ना हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। हमारे पास फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हैं, यानी ये सेम डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि अलॉन्ग ए डी इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द एंगल बिटवीन द एम जी एंड डी इज़ 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री पुट करवा सकते हैं। इस तरह यहाँ कैलकुलेट करेंगे एम जी एच कॉस, तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है और जो बॉडी मूव कर रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम एंगल देखें, एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो हमारे पास 180 होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 180 डिग्री। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। एम जी एच कॉस 90 की वैल्यू आपके पास 0 होती है, एम जी एच और कॉस 180 की वैल्यू आपके पास -1 होती है। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें अगेन 0 आता है, प्लस माइनस माइनस एम जी एच, तो डब्ल्यू ए डी बी यानी पाथ 1 के लॉन्ग वर्क डन आपके पास आया है माइनस एम जी एच। अब हमारा बकाया आंसर भी सेम यही आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पाथ नंबर 2 आपके पास क्या है, ए सी बी। तो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे अलॉन्ग ए सी बी। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, वर्क डन अलॉन्ग ए सी एंड सी बी। वर्क डन अलॉन्ग ए सी प्लस वर्क डन अलॉन्ग सी बी। अब वर्क डन की जगह हमने पुट करना होता है एम जी एच कॉस थीटा,
तो हम यहाँ लगाएंगे mgh cos AC के अलॉन्ग एंगल क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर एंगल आता है 180 डिग्री का, तो हम लगाएंगे cos 180 डिग्री। और WCB वर्क डन की जगह हम लगाएंगे mgh cos और थीटा CB। अब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जबकि वो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहा है, तो इनके दरमियान कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। तो यहाँ हम लगाएंगे mgh cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है, तो 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 0 आएगा। cos 180 -1 के इक्वल होता है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -mgh आता है। तो आप वर्क डन अलॉन्ग ACB को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम पाथ नंबर 3 कंसिडर कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एक कर्व पाथ है, तो उसका वर्क डन क्या होगा। तो कर्व पाथ थर्ड पार्ट, क्योंकि एक कर्व पाथ है तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पैचेस में कर देते हैं। इस तरह से हम इसको शो करवाएंगे। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक तो हमारे पास इस तरह से आ रहा है हॉरिजॉन्टल, और एक हमारे पास इस तरह आ रहा है वर्टिकली, ये नीचे है या ऊपर है। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके अंदर हम देखें और हॉरिजॉन्टल में देखें तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को देखना है, तो दोनों में डायरेक्शन mg की डाउनवर्ड ही है, इसमें भी डाउनवर्ड है और इसमें भी mg की डाउनवर्ड है। बस फ़र्क ये है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो mg और d के दरमियान जब भी हमारे पास एंगल 90 डिग्री का आता है तो हम कहते हैं कि नो वर्क इज़ डन अलॉन्ग दिस पाथ। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही, ग्रेविटी नीचे की तरफ अट्रैक्ट करी लेकिन ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और mg के दरमियान 180 का एंगल आता है। या अगर ये दोनों पैरेलल आए तो उनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल आएगा। यानी हमारे पास जो x कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो कैंसिल हो गया है और सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है और वो हमारे पास है वर्टिकल कंपोनेंट। या आप इस केस को ही कंसिडर कर लें कि यहाँ पे भी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो आपके पास 0 हो गया था, यहाँ पे भी 0 हो गया, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन में भी वो 0 हो गया। यानी जो AD से पाथ का वर्क डन था और ACB से, क्योंकि उनके दरमियान 90 का एंगल था, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है BD और CA वो नॉन ज़ीरो था। इसका मतलब है कि इस पाथ के अंदर भी ये सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट है स्ट्रेट लाइन वाले ऊपर से नीचे की तरफ, ये सारे नॉन ज़ीरोज़ होंगे। तो इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि हमने इसको ब्रोक डाउन किया इन द सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल स्टेप्स। along the horizontal step no work is done and along the vertical steps work is done। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, mgh और साथ हमने क्या लिखा था पीछे, cos थीटा। यहाँ पर अब h की जगह हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि y ही लगाएंगे, डेल्टा y, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x को हम 0 कर देंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या हाइट तो हमने दोनों साइड पे कवर किया अलॉन्ग x एंड y एक्सिस। हमने कह दिया x 0 हो गया, तो अब हम y को देखेंगे, mgh की जगह हम लगाएंगे डेल्टा y। और क्या हमारे पास एक स्टेप है, नहीं स्टूडेंट्स, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं। तो हम डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, और इस तरह से हमें नहीं पता कि वो कितने स्टेप्स हैं, तो हम वहाँ पर डेल्टा yn तक कर देंगे। और दोनों के दरमियान एंगल क्या था कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लगती है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर होता है। तो इस केस में ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे cos 180 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे कि mg cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, और यहाँ अगेन सेम यही चीज़ आ जाएगी, mg और ब्रैकेट में ये डेल्टा। और क्योंकि ये जो y या वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक किस्म की हाइट ही है, हमने इसको हाइट पीछे कहा भी था, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हमने इसको हाइट भी कहा था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये सारे h के इक्वल हैं। तो mg ये सारे की जगह आ जाएगा h और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -mgh बन जाएगा। यानी कि वर्क डन अलॉन्ग पाथ AB इज़ ऑल्सो इक्वल टू -mgh। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पाथ 1 का रिजल्ट -mgh आया है, पाथ 2 का भी -mgh, तो हमारे पास उस कर्व पाथ का भी रिजल्ट -mgh आया है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड। आप जो भी पाथ फॉलो करेंगे वर्क डन आपके पास हमेशा सेम ही आएगा। तो अब हम इसका सेकंड प्रूफ करने जा रहे हैं।
वो करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स की जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करवाएं कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन को 0 शो करवाना है। क्लोज पाथ हो सकता है ACBA या हो सकता है ADBA, दो ये हो सकते हैं, या अगर आप इसके अलावा चाहें तो वो ये हो सकता है ACBD या ADBC। तो इस तरह से हमारे पास 4 आ सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ उन्होंने 2 पाथ को कहा है, ACBA ADBA। हम ACBA को कर लेते हैं। जो हमारे पास होगा वर्क डन AC का, उसको हम ऐड करवाएंगे वर्क डन अलॉन्ग CB, उसको हम ऐड करवाएंगे BA में, और इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे पीछे से हमने क्या कैलकुलेट किए थे। तो ये हमने रिज़ल्ट्स वो हैं जो पीछे कैलकुलेट किए थे, हम यहाँ पर पुट करवा सकते हैं कि जो हमारे पास WAC है इसका रिज़ल्ट आया था -MGH प्लस WCB का रिज़ल्ट आया था 0, और ये वर्क डन अलॉन्ग BA है जबकि हमने कैलकुलेट किया था AB। तो जो वर्क डन अलॉन्ग AB को अगर हम रिवर्स करवाएंगे तो वो इक्वल होगा माइनस वर्क डन अलॉन्ग BA के। तो हम यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को देखें तो ये क्या आएगी, WAB की वैल्यू हमारे पास -MGH है, तो अगर हम इसकी वैल्यू चाहते हैं माइनस इधर आ सकता है, -WAB इज इक्वल्स टू वर्क डन अलॉन्ग BA, और इसकी वैल्यू क्योंकि माइनस ये वाला और एक -MGH वाला, तो ये हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव MGH। तो वर्क डन अलॉन्ग BA को हम कहेंगे पॉजिटिव MGH। आप इसको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी करवा सकते हैं कि वर्क डन BA किसके इक्वल है, माइनस वर्क डन अलॉन्ग AB, और AB की वैल्यू है -MGH। या आप डायरेक्टली भी ये कैलकुलेशन करके साइड पे पुट करवा सकते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। -MGH और प्लस 0 करेंगे तो अगेन 0 ही आएगा, -MGH माइनस माइनस प्लस MGH, प्लस और माइनस कैंसर। तो जो वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ हम कैलकुलेट कर रहे थे वो आपके पास आया है इक्वल टू 0। तो ये हैंस प्रूव दैट द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू 0। वो क्लोज पाथ हमने जिसके लिए कैलकुलेट किया वो वर्क डन अलॉन्ग ACB था। आप इस तरह सिमेट्री के साथ ADBA का भी कर सकते हैं। अगर तो पेपर में आपको सिर्फ यही पार्ट दिया जाता है सॉल्व करने के लिए कि डिफाइन अ कंजर्वेटिव फील्ड एंड शो दैट द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू 0, तो आप ये कैलकुलेशन के साथ एक और क्लोज पाथ का कर दीजिएगा। जिस तरह एक हमने भी किया ACBA का, तो आप करेंगे वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ ADBA का, उसमें भी ऐसे ही होगा, AC की जगह AD आ जाएगा, CB की जगह DB आ जाएगा, और यहाँ पर BA के लिए कैलकुलेशन डिफरेंट है, बकाया सारी कैलकुलेशन यहाँ पर सेम ही होंगी। हैंस द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0, so it is called a conservative field and the force is known as conservative force। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन पिक किया जा सकता है, a differentiate between conservative force and non conservative force। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स वही जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमारे पास वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ भी 0, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इसका उल्टा होगा। इफ द वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स और मूविंग इन अ क्लोज्ड पाथ डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ मोशन। अगर पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर डिपेंड नहीं करेगा तो वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। इसकी एग्जांपल्स को पीछे हमने देख लिया था। अब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स पाथ ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ रॉकेट, तो ये सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएंगी। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन बुक में दी है, इसको देखते हैं। तो ये शॉर्ट आ सकता है, शो दैट या एक्सप्लेन करें काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सपोज करें कि ये हमारे पास एक सरफेस है और हम इसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करवाते हैं या हम इसके ऊपर स्लाइड करवा रहे हैं इसको इस तरह से, तो इन दोनों के दरमियान रगड़ की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि ये मूव कर रहा है तो हम उसे कहते हैं ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपोज करेगी इसकी मोशन को। अगर हम ऑब्जेक्ट को ड्रैग करवाना चाहते हैं या उसको मूव करवाना चाहते हैं तो ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कोशिश करेगी कि ये मूव ना करे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, और जो ये काम करेगी इसको हम कहेंगे इसका वर्क डन हमारे पास नेगेटिव है। और ये वर्क किसके इक्वल होगा, W इज इक्वल्स टू F डॉट D होता है, तो ये इक्वल होगा F के, और वो फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स, और D हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ।
तो इसका वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा और वो वर्क डन इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द पाथ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लेने, मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव आंसर, तो ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो चॉइस ऑफ द पाथ हमारे पास डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट ना होती, कोई स्लिपरी सरफेस होती, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट आनी थी। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ रही है और एक में हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, दोनों ही हमारे पास वर्क डन है। तो हम कहेंगे ये डिपेंड करता है ऑन द पाथ फॉलोड। अगर ये डिपेंड ना करता, इंडिपेंडेंट होता, तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड होनी थी। इसी तरह अगर हम टोटल वर्क डन देखें इस नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में, तो हमारे पास अलॉन्ग पाथ भी नॉन ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो होता तो वो कंजर्वेटिव फील्ड थी, नॉन ज़ीरो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की या फील्ड की निशानी है। तो ओके स्टूडेंट्स, कल हम देखेंगे पावर का शॉर्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।